स्टूडेंट, आज क्लासिकल मैकेनिक्स का 4th लेक्चर है। इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, then the axis is called principal axis for the point O of the body। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पैरेलल है, किसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन? एंगुलर वेलोसिटी की एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के पैरेलल है, तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी की अगर पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम के, तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो H जो है वो पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं पैरेलल का मतलब बताती हूँ। जैसे कि कोई एक्सिस किसी के पैरेलल होती है तो उसको हम लिखते हैं, जैसे ए है बी के पैरेलल है, ए लाइन है बी लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये किसी कांस्टेंट लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू बी। तो यहाँ पे जो एच है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? एच जो है वो एंगुलर मोमेंटम की है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके पैरेलल है? एंगुलर वेलोसिटी के। तो इसको हम इस तरीके से एन, मैंने मान लिया एन कोई है तो एन कांस्टेंट इंटू ओमेगा, या एन की जगह लैम्बडा कांस्टेंट इंटू ओमेगा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। देखो, हम आज ये थ्योरम करेंगे। इसमें क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। 3 प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि 3 प्रिंसिपल एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले हम शो करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो 3 होती है। 3 प्रिंसिपल एक्सिस दिखाएंगे, 3 होती है। प्रूव दैट देयर आर इन जनरल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू ए पॉइंट O ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब हमें ये प्रूव करना है 3 प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 3 है। 3 दिखाएंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे 3 है तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम क्या करके चलेंगे भाई, हम मान के चलेंगे कि ए कोई भी यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हमने ए से डिनोट किया मान लो, तो ये इस डायरेक्शन में हमारे पास ए कैप यूनिट वेक्टर है। तो ठीक है, ए कैप कोई भी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में हमने ए को यूनिट वेक्टर ले लिया। अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है कि भाई एच और ओमेगा जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि एच वेक्टर और ओमेगा वेक्टर पैरेलल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच कैप इंटू एन ओमेगा वेक्टर। ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ए जो है वो युक्त क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। एच क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। ए यूनिट वेक्टर, तो भाई एच को हम एच ए कैप भी लिख सकते हैं, एच वेक्टर को। ठीक है, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ए। हमने ये 2 चीजें लिख दी, हमने एच वेक्टर जो ले लिया, एन इन ओमेगा वेक्टर ले लिया। अब देखो, एच हमने पढ़ा है, एच किस तरीके से लिखा जाता है, हमने पिछले जो एंगुलर मोमेंटम का आर्टिकल था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एच जो होता है वो क्या होता है, समेशन आर क्रॉस एम वी। हमारे पास पता होता है हमें, ये जो है ये एच है। ठीक है, समेशन एम जो है वो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, आर क्रॉस वी वेक्टर आ गया। समेशन हमने पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा था कि आर क्रॉस वी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा माइनस आर इंटू आर वेक्टर इंटू ओमेगा इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस समेशन
एम आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर, ये लिख सकते हैं। यही देखो किया है मैंने भाई। देखो आर वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर, हमें एम वी वेक्टर जो है ये एच होता है, वी की वैल्यू क्या है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब समेशन एम कॉन्स्टेंट है, आर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से लगे, देखो आर डॉट आर ओमेगा माइनस आर डॉट डब्ल्यू आर, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो हमें क्या पता है कि एच वेक्टर जो है वो एच के कैप के ए कैप के इक्वल है, तो हमने एच वेक्टर की जगह एच ए कैप लिख दिया, ठीक है, हमारे पास ये हो गया भाई, एच वेक्टर की जगह एच ए कैप लिख दिया। या हम यूं बोल सकते हैं कि भाई एच को हमने ए कैप से हमने पूरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसमें तो क्या कर रखा है कि ए कैप से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एच अगर इसको ए कैप लिखेंगे तो इधर भी तो ए कैप आएगा ना, तो हमने ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि एच जो है वो हमें पता है किसके इक्वल है, एन ओमेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों पैरेलल है तो दोनों पैरेलल है तो एन टाइम इंटू ओमेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, जो एच था ना उसकी जगह हमने एन ओमेगा लिख दिया। देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ तब समझ में आएगा। हमारे पास ये आया था, ये किसके इक्वल था, एच, हमने एच ए कैप से मल्टीप्लाई किया तो समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा ए कैप। लिख के बताने में वीडियो है ना काफी लंबी हो जाती है। ओमेगा वेक्टर और ए कैप इंटू, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एच की एन ओमेगा ए कैप समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा ए माइनस समेशन एम आर डॉट ओमेगा ए कैप इंटू आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ से सब जगह से ओमेगा जो है वो एक ओमेगा से डिवाइड कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को, तो क्या क्या हो जाएगा, एन ए कैप समेशन एम आर स्क्वायर ए कैप माइनस समेशन एम आर ए कैप इंटू, ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखो यहाँ पे देखो ए कैप है, यहाँ पे भी ए कैप है, तो हम क्या कर रहे हैं, एम आर स्क्वायर माइनस एन ए कैप, और ये टर्म इधर आ गई समेशन एम आर वेक्टर ए कैप इंटू, तो ये हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया। ये आने के बाद हमें हमारा काम है, हमें दिखाना है कि भाई थ्री प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करती है। आर वेक्टर की वैल्यू रखनी है, ए कैप की वैल्यू रखनी है। आर वेक्टर की वैल्यू हमें पता है एक्स फाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए कैप की वैल्यू पता है लैम्बडा आई म्यू जे प्लस म्यू के। हमने ये दोनों वैल्यू ली और इस इक्वेशन में पुट कर दी। देखो समेशन एम आर स्क्वायर माइनस एन, ए कैप की वैल्यू पुट की तो भाई ये बन गया, ये यही रखिए ना यहाँ पे, और समेशन एम आर वेक्टर इंटू ए कैप, भाई दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेना, क्या हो जाएगा लैम्बडा एक्स म्यू आई न्यू जेड, तो यही हो गया, और आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब इसको हम कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, आई के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से समेशन एम आर स्क्वायर माइनस एन इंटू लैम्बडा ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा समेशन एम लैम्बडा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस म्यू जेड और इंटू एक्स, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, आई जो है उसके कोफिशिएंट कंपेयर करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब लैम्बडा की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, लैम्बडा की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो हमारे पास ये बन गया। सिमिलरली यहाँ पे ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये एज हमने यहाँ पे रख दी, और लैम्बडा एम एक्स स्क्वायर यहाँ पे लैम्बडा एम एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बच गया। अब देखो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसको हम ए बोलते थे ना तो वही ए लिख दिया, ये एज इट इज। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस, तो ये एफ
एक्स एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को एफ बोलते थे और जेड एक्स एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता था, इसको ई बोलते। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। सिमिलरली हम दूसरा स्टेप जे के लिए कंपेयर करेंगे। मैंने ना खोल के लिखा हुआ है, आप भाई जे के लिए कंपेयर करोगे तो ये आएगा, और के लिए कंपेयर करोगे तो ये आएगा, और यहां से जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू ये निकल के आएगी और ये आ जाएगी। या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि a माइनस लैम्बडा है, यहां पे लिखोगे तो b माइनस एन, a माइनस एन है, b माइनस एन और c माइनस एन, ठीक है। माइनस एफ माइनस ई, यहाँ पे माइनस एफ माइनस ई। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हो आप, देख लो कैसे बनाते हो, सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है इसमें। हमने जो पीछे रिजल्ट किया था वो एंगुलर मोमेंटम के लिए, उसके लिए हमने एक इनर्शिया मैट्रिक्स बनाई थी ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको खुद याद आ जाएगा कि भाई हमने एक इनर्शिया मैट्रिक्स बनाई थी। सेम उसी तरीके से हमें एक इनर्शिया मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे। देखो ये हमने एक इनर्शिया मैट्रिक्स बनाई थी ना, ए माइनस एफ माइनस ई ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इनर्शिया इसमें इनर्शिया की टर्म है इसलिए इनर्शिया मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी ना। यही करना है हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट दीज इक्वेशन मस्ट हैव ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब देखो इससे हमने 3 इक्वेशन मिल गई, तो इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन? देखो ये आ गई हमारे पास, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे भाई। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, एन में 3 सॉल्यूशन होंगे। अगर इसके ये क्यूबिक है एन में तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। 3 सॉल्यूशन होंगे तो इसके रियल रूट कितने होंगे आप ये बताओ। देखो 3 है, 3 किसी के वैल्यू आई है तो उसमें रियल रूट तो एक ही होगा, कम से कम एक तो होगा ना, रियल रूट एक होगा। ये तो नहीं कह सकते हम तीनों भी रियल हो सकते हैं, बट कम से कम एक होगा ये बोल सकते हैं ना हम। भाई देखो 3 रूट है, जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरीके से होंगे कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसका मतलब रियल कितना बचा? अगर 2 कॉम्प्लेक्स है तो एक रियल बचा, कम से कम एक रियल, क्या पता तीनों रियल हो, ये भी हो सकता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो रूट है ना तीनों रियल ही हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम एक तो रियल रूट है उसके पास, एक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक रियल रूट है, उसका नाम हमने दे दिया n1। जो n1 है वो रियल रूट है। अगर n1 रियल रूट है, ठीक है, तो इफ n1 की जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस ले ली, लेट द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद n1 बी टेकन x एक्सिस। अगर इफ n1 की डायरेक्शन जो है x एक्सिस है तो लैम्बडा 1 की वैल्यू 1 ले ली, लैम्बडा की वैल्यू 1 ले ली, और म्यू और न्यू 0 हो गई, क्योंकि लैम्बडा जो है वो कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद द x एक्सिस है। x एक्सिस के साथ कोफिशिएंट एसोसिएटेड है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी दोनों की 0 हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे n जो है वो n1 हो गया, मान के चल रहे हैं कि n की वैल्यू n1 है, क्योंकि वो वही एक रियल रूट है इसलिए। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी n1 के साथ वो x एक्सिस मान के चल रहे हैं, तो लैम्बडा 1 की वैल्यू 1 हो गई, बाकी दोनों 0 हो गए, ठीक है। अब देखो लैम्बडा की वैल्यू 1 है, म्यू की वैल्यू 0, न्यू की वैल्यू 0। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन रही, ये हमारी थर्ड इक्वेशन रही, यहाँ पे हमारी फोर्थ इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया, लैम्बडा को हमने 1 पुट किया, बाकी म्यू और न्यू को 0 पुट किया, तो हमें a की वैल्यू n1 मिली। देखो यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 0 0 1। तो भाई a माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई। और n हम किसके इक्वल मान के चल रहे हैं कि n 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो a है हमारा n1 हो गया, ठीक है। तो देखो अब हम, और a जो है n1 आ गया, f 0 आ गया और e 0 आ गया। आप देख सकते हो इजीली निकाल के, यहाँ से देखो, यहाँ पे रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो म्यू की वैल्यू 0 रखनी है, तो 0 रखोगे टर्म भी कट जाएगी, सिर्फ यहाँ पे बचेगा एफ लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई,
हमें लैम्डा की नहीं एफ की चाहिए, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी और यहाँ पे रखेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बचती है, वो ए जो है वो इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 रखने से हमारा जो है सॉरी लैम्डा की वैल्यू 1 रखने से यहाँ पे हमारे पास ए जो है एन हो जाता है, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 रखी है, हमारा म्यू की वैल्यू 0 रखने से हमारे पास तीनों इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में रखो, पूरी इक्वेशन में रखो, सॉरी इस पूरी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 1 रखो, म्यू 0 और न्यू 0, तो देखो ए आगे हमारे पास एन की इक्वल है। इस पूरी इक्वेशन में लैम्डा को 1 रखो, इसमें म्यू 0 न्यू 0, तो एफ आ गया 0। आई होप अब तो समझ आ ही गया होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी बट आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब लैम्डा की वैल्यू 1 रखो, इसके अंदर म्यू 0 रखो, न्यू 0 रखो, तो देखो ई हमारे पास यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से ई 0, यहाँ से एफ 0 और यहाँ से ए की वैल्यू एन आ गई। ठीक है, एन जो है वो n1 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यू पुट करो जो हमारी मैट्रिक्स बनी थी, मैट्रिक्स हमारी ये थी इनर्शिया मैट्रिक्स, इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको हम, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये रूट, इसका मतलब ये रूट हमेशा रियल ही होगा भाई। अगर कॉम्प्लेक्स होता, कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो नेगेटिव की टर्म आती, ये इस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब तो रियल होगा। अब रियल होगा तो इसका मतलब ये हो गया या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कब होगा, जब बी और सी इक्वल हो जाए और डी हमारा 0 हो जाए, बट ये चीज इम्पॉसिबल है कि बी और सी इक्वल हो जाए और डी 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो देयर एग्जिस्ट 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एन, तो इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एन की। अगर 3 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एन की, तो अब हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू दीज डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, हम क्या करते हैं कि 3 डिफरेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। यहां पे 3 डिफरेंट वैल्यू के लिए 3 प्रिंसिपल डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। हम देखो हमारा काम शो हो चुका, पूरा हो चुका, यहां तक हमने ये तक शो कर दिया अब तक कि भाई 3 जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमने ये शो कर दिया अब तक कि यहाँ पे 3 प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डायरेक्शन मतलब 3 प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करती है। अब हमें ये शो करना है कि हमने ये शो किया है कि 3 प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस 3 एग्जिस्ट करती है। अब हमें ये शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हमें उन 2 के बीच की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम यही शो करेंगे कि इनके बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। कैसे शो करेंगे, देखो कोरस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट वैल्यू देयर एग्जिस्ट 3 डिफरेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन। हमने मान लिया कि 2 सॉल्यूशन मान लिए, ए की वैल्यू a1 है, एन की वैल्यू n1 है, ए की वैल्यू a2 है, एन की वैल्यू n2 है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये वाली, मैंने इसको हेडलाइट कर रखा है। इसमें जब हमारे पास a की वैल्यू हम a1 मान के चल रहे हैं, उस टाइम पे n की वैल्यू n1 है, तो इसमें n की वैल्यू n1 रखो, a की वैल्यू a1 रखो, और a की वैल्यू a2 रखो और n की वैल्यू n2 रखो, और दोनों को 6th और 7th इक्वेशन को हमने क्या किया, छठे जो 6th इक्वेशन थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया a2 से, और जो 7th इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया a1 से। मतलब छठे नंबर की इक्वेशन को हमने a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7वें नंबर की जो इक्वेशन थी उसको हमने a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। देखो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो भाई n2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, n1 नेगेटिव है, तो n2 माइनस n1 इंटू a1 a2, और ये इधर से तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ गया। अब n1 n2
दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस है वो तीनों डिफरेंट मान के चल रहे हैं, N1 N2 N3। हम तो दो ही का केस ले रहे हैं, N1 N2 का। तो N1 N2 दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब देखो अगर हम यहां से क्या करते हैं, N1 N2 माइनस N1 A1 कैप इंटू A2 कैप इज इक्वल टू 0। तो भाई N2 जो है N1 इक्वल टू 0, तो N1 N2 इक्वल आ गए। ये नहीं हुआ तो भाई A1 कैप इंटू A2 कैप दोनों 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलरली A2 A3 और A3 A1 दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? परपेंडिकुलर है। तो देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस एट O। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं टो पे। और अगर तीनों प्रिंसिपल एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसको हम इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, A1 कैप इंटू क्रॉस A2 कैप इज इक्वल टू A3 कैप। ये तीनों जो है इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो है, और एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने का होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये करवा दूंगी आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।